गुड आफ्टरनून। और ये बताओ, कल का जो लेक्चर था वो कैपेसिटेंस की हमने शुरुआत की, क्या आपको वो समझ आया कि नहीं आया कैपेसिटेंस वाला काम? हमने मेनली कल स्फेरिकल कैपेसिटर लिया था, केवल स्फेरिकल कैपेसिटर कल पढ़ा था और वो भी अभी कंटिन्यू होगा। तो दो तीन बातें थी। एक तो चार्ज स्टोर्ड कैसे निकालते हैं, उसके बाद वोल्टेज कैसे देखते हैं, एंड एक फिर उनका डिवीजन, उनका रेशियो लेना, वो आपका C की वैल्यू हुआ करती थी। तो आप मुझे ये बताओ, अगर दूर दूर आपने दो स्फीयर लिए हैं, ये कंडक्टर हैं या ये इंसुलेटर भी हो सकते हैं? ये जो जिसको हम प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर बोलते हैं, ये कंडक्टर होते हैं या इंसुलेटर भी हो सकते हैं? कंडक्टर होते हैं, ठीक है। मान लो एक का रेडियस R1 है, एक का रेडियस R2 है, एंड दीज आर प्लेस्ड फार अवे। तो इसकी कैपेसिटेंस क्या आई थी बताएं, इसकी कैपेसिटेंस क्या आई थी कल? R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। नहीं, के ऊपर था क्या? के क्या ऊपर आया था उसमें? यस सर। आपके फॉर्मूले में के ऊपर आ रहा था कि नीचे आ रहा था, ये बताओ मुझे। नीचे R1 R2 अपॉन के R1 तो प्लस उसको के छोड़ो, फिर हम जिस तरह से लिख रहे हैं उस तरह याद करो। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन नीचे क्या? R1 प्लस R2। हाँ, R2 प्लस R1 या R1 प्लस R2। आप के चक्कर में गलत कर दोगे यार, के ऊपर याद कर रहे हो तो गड़बड़ हो जाएगी सारी, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के होता है। दूसरा हमने पढ़ा था कि आप कंसंट्रिक लेते हो दो मेटल्स, एक का रेडियस R1 एक का रेडियस R2। अब इसकी कैपेसिटेंस क्या थी? Q1 R2 minus R1 upon R1 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन नीचे क्या आएगा? R1 माइनस R2 ना, बड़े में से छोटा घटाना है, पॉजिटिव वैल्यू होती है R2 माइनस R1। अच्छा, ये काम मैंने एक बार बोला था कि चाहे तो आप Q1 Q2 रख के देखिए, चाहे Q और माइनस Q रख के देखिए, दोनों से आना चाहिए। तो कल कंसेंट्रिक वाला आपका हो गया था दोनों मेथड से, या कैसे भी किया आपने? यस सर। हमने ये लिया था ना, एक Q1 है एक Q2 है, तो इनको कनेक्ट जब करेंगे तो सारा अंदर वाला चार्ज बाहर चला जाएगा, तो हम पहले पढ़ ही चुके थे। तो चार्ज स्टोर्ड तो कितना हो गया? Q1। और आपने पोटेंशियल डिफरेंस फर्स्ट स्टेप में निकाल लिया था, तो आप बताओ रेशियो आने पे आ गया था आपका ये सारा कंप्लीट? यस सर। ठीक है। पहली बात, ये फॉर्मूले इन दोनों अरेंजमेंट्स के याद हो जाने चाहिए हमें। ये जो फॉर्मूले हैं इन दोनों अरेंजमेंट्स के, ये याद हो जाने चाहिए बिल्कुल कि भाई ये एज इट इज यूं फॉर्मूले आ रहे हैं। और जो आपकी बुक का सवाल नंबर मुझे अब भी याद नहीं है, एनसीईआरटी का ये डायरेक्ट क्वेश्चन ही था ना, ये प्रूव करना। यस एक्सरसाइज में एक्सरसाइज नंबर ये है 29 में यही चीज आपसे प्रूफ के रूप में मांग रखी है। और 29 के बाद चलिए अब हम आगे बढ़ें। स्फेरिकल कैपेसिटर के बाद अब हम सिलेंड्रिकल पे जाने वाले हैं। पहले मैं आपसे पूछ लूं, क्या स्फेरिकल में बिल्कुल क्लियर है क्या आपको ये चीजें? यस ठीक सर। है, तो एक दो सवालों के आप जवाब देंगे। सबसे पहला सवाल, क्वेश्चन आज का पहला, नेम द फिजिकल क्वांटिटी whose SI unit is 1 farad per meter। बताओ कौन सी वो फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी SI यूनिट 1 फैराड पर मीटर है, ये बताएं आप।
ये फॉर्मूले रहे, इन्हीं से बनाओ। बोर्ड पे जो दो फॉर्मूले लिखे हुए इन्हीं से आप बनिए कि किसकी यूनिट बनेगी, फैराड मीटर, फैराड पर मीटर। बताइए। एप्सिलॉन नॉट। हाँ, एप्सिलॉन नॉट आंसर है। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, या एब्सोल्यूट परमिटिविटी भी आप बोल सकते हो। इलेक्ट्रिकल एब्सोल्यूट परमिटिविटी, रिलेटिव नहीं एब्सोल्यूट। वो चीज वैक्यूम की हो चीज किसी की हो, यहाँ तो एप्सिलॉन नॉट बन रहा है। अब देखो आप इससे देखो, इससे देखो, कैपेसिटेंस की यूनिट फैराड, 4 पाई यूनिट लेस, एप्सिलॉन नॉट की यूनिट हम देखने वाले हैं अभी। आर मीटर में होता है तो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, और R2 प्लस R1 मीटर में होगा, मीटर से मीटर गया तो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या बची यहां से, फैराड पर मीटर। क्या क्लियर हो गया, दिख गया ये क्या है क्या नहीं? ठीक है, चले आगे। यस। दूसरा सवाल लिखने की बजाय आप इस तरह से लिख लो, पैरेलल लिमिट ऑन स्फेरिकल कैपेसिटर। पैरेलल लिमिट ऑन स्फेरिकल कैपेसिटर। देखो, मान लो दो बहुत बड़े बड़े कंसेंट्रिक स्फीयर्स हैं, काफी बड़े कंसेंट्रिक स्फीयर हैं, और एक का रेडियस r है और दूसरे का रेडियस है r प्लस डी। दीज आर टू कंसेंट्रिक मेटालिक सेल्स। These are two concentric metallic cells। ये पैरेलल लिमिट हम पढ़ रहे हैं इस पे। अब देखो, मान लो आपको दिया गया है कि R बहुत बड़ा है D से। अगर R बहुत बड़ा हो D से तो आप क्या करें, इसका एरिया कितना है, ये जो सरफेस का एरिया होगा अंदर वाले का, कितना होगा सरफेस एरिया? 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन क्योंकि R बहुत बड़ा है D से, तो R प्लस डी को भी आप लगभग R ही लिख सकते हो, और स्क्वायर ही आने वाला है, यानी कि R प्लस डी के होल स्क्वायर को आप ऑलमोस्ट R स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो बाहर वाला जो एरिया होगा आप उसको भी नियरली कितना कह पाएंगे, 4 पाई आर स्क्वायर। और इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, इन दोनों के बीच का सेपरेशन d। तो आप इसे एक ऐसे अरेंजमेंट से रिप्लेस कर सकते हो, जैसे एक ये प्लेट है, लार्ज प्लेट्स हैं, दीज आर टू लार्ज प्लेट्स, इसका एरिया भी a है, इसका एरिया भी a है, और सेपरेशन है d। और आप इसको इस तरह से रिप्लेस कर सकते हैं, ये तो बाहर के दो टर्मिनल हो गए, एक इसका एक इसका। दीज आर टू लार्ज प्लेट्स, मैंने इनसे रिप्लेस कर दिया। और अब जो इसका कैपेसिटेंस आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ये शायद आज पहुंच जाए तो हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एक पढ़ेंगे, और उसका फॉर्मूला होता है कैपेसिटेंस का, जो मैंने कहा था डिटेल में हम पैरेलल प्लेट पे जाएंगे, तो उसका फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट इनटू मीटर स्क्वायर की जगह एरिया आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा डी मीन्स सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। मतलब कभी भी अगर इस तरह का अरेंजमेंट आए तो आप उसे पैरेलल प्लेट से रिप्लेस कर सकते हो, और ये फॉर्मूला हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के समय पढ़ रहे होंगे। ऐसा क्यों हुआ ये हम देख लेते हैं। कंसेंट्रिक वाले स्फीयर में सी की वैल्यू क्या आई थी,
4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन नीचे क्या था R2 माइनस R1। समझ आ रहा है ना ये? ठीक है। ये भाई जो भी ऑपरेटर है, शायद अनूप सर आपको एक बार एंट्री दो बच्चों को, ये मैसेज भेज रहे हैं, एंट्री नहीं मिल रही है। हर्षित को एंट्री दे दो। अब देखो R1 की वैल्यू कितनी है इस अरेंजमेंट में? R है। R2 की वैल्यू कितनी है? R प्लस डी। और R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 कितना है बताओ? डी। डी डी। भाई ऑपरेटर साहब कौन है, एक बार एंट्री दो बच्चों को, मैसेज आ रहे हैं बार बार। अब देखो R प्लस डी को आप लगभग R लिख सकते हैं, बहुत बड़ा है ये तो, ये हमने माना ही है। तो ऐसे केस में C हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R R स्क्वायर बाई डी। सर निखिल को एंट्री नहीं मिल रही। हाँ वो मैसेज तो भेज रहे हैं मेरे पास। अब मैं फिर क्लास में बीच में कट करके फोन करूंगा, एक बार करता हूँ अभी, रुको ये एक बार पूरा होने दो। ये आपका बना, ये मैं ऐसे लिख सकता हूँ एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई R स्क्वायर बाई डी। और 4 पाई R स्क्वायर क्या है इसका एरिया, इन बड़ी प्लेट्स का एरिया। तो आपका C निकल के आया एप्सिलॉन नॉट इंटू A बाई डी। देखो आप ये याद रखो, जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आएगा इस तरह का बनेगा, और उसका ये फॉर्मूला आने वाला है कि दोनों प्लेट्स का एरिया A है और उनके बीच का सेपरेशन D है। तो हमने देखा कि अगर स्फेरिकल कैपेसिटर है, अगर स्फेरिकल कैपेसिटर है, देखो एंट्री ना मिलने का एक और कारण हो सकता है, या तो आप अपने फादर्स नेम से लिख के आए तब जाके आपको एंट्री मिल पाएगी, अगर हो सकता है इस वजह से भी ना दे रहे हो। अपनी फुल डिटेल सही लेके आओ। देखो अब इधर हमने क्या पढ़ा पैरेलल लिमिट ऑन स्फेरिकल कैपेसिटर में, कि अगर कोई बहुत बड़े बड़े स्फीयर्स हैं सच दैट कि उनके बीच का सेपरेशन कम है, कंसेंट्रिक स्फीयर है, तो आप उसे रिप्लेस कर सकते हो। जैसे दो प्लेट्स एक दूसरे के आमने सामने रखी हैं, दोनों का एरिया ऑलमोस्ट ए है और दोनों के बीच की सेपरेशन है ये जो यहाँ है डी, और फिर कैपेसिटेंस हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ये फॉर्मूला हम डेराइव करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, लेकिन आप डायरेक्ट ये लगा सकते हो बजाय कि ये वाला फॉर्मूला लगाने के। कैसे है, क्या समझ आ गया क्या, कैसे बनाइए? हाँ भाई बताओ, समझ आया? Yes, sir. ठीक है, एक बार अप्लाई करेंगे, आप नोट कीजिए इसे। उन बच्चों की एंट्री हुई है कि नहीं हुई है? एक मिनट, अनुज अंशु ये सर्विस नहीं मोहित, निखिल की तो हो तो गई एंट्री। और हर्षित, चलिए आप तब तक ये नोट कीजिए, एक दो क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे अब। सर ये रिपीट कर दो, एंट्री नहीं मिल रही थी। ठीक है अभी करता हूँ मैंने मिटाया नहीं है कुछ भी, अभी करते हैं। और दूसरा बच्चा हर्षित आ गया है क्या क्लास में, जो भी भेज रहा था मैसेज? कोई नहीं, देखो मैं एक बार रिपीट करता हूँ। मैंने शुरू में आज बताया कि आपने स्फेरिकल कैपेसिटर के दो फॉर्मूले पढ़े, अगर दूर दूर हैं दोनों का, एक का रेडियस R1 एक का R2 है, तो क्या फॉर्मूला निकल के आया था?
क्या फॉर्मूला निकल के आया था? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। हाँ जी निखिल, आपके लिए रिपीट कर रहा हूँ, याद है ना आपको ये? यस सर। और अगर कंसेंट्रिक थे तो फॉर्मूला ये था, वो नीचे हो जाएगा R2 माइनस R1। याद है ये भी? यस सर। ठीक है। फिर आज की हमने शुरुआत की फ्रॉम पैरेलल लिमिट ऑन स्फेरिकल कैपेसिटर। आने वाली क्लास में या आज की क्लास में तो शायद पता नहीं वहां पहुंच पाएंगे कि नहीं, हम पढ़ेंगे कि अगर दो प्लेट्स एक दूसरे के पैरेलल हो, ऐसी प्लेट, और एक एक का एरिया ए हो और सेपरेशन डी हो, तो उसका कैपेसिटेंस का सीधा फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। इससे पहले मैंने एक सवाल करवाया था कि नेम द फिजिकल क्वांटिटी हुज यूनिट इज फैराड पर मीटर। तो यहां से दिख रहा है आपको कैपेसिटेंस की फैराड, एरिया की मीटर स्क्वायर, डी की मीटर। तो फैराड पर मीटर किसकी यूनिट आ गई? एप्सिलॉन नॉट, मतलब एब्सोल्यूट परमिटिविटी की फैराड पर मीटर आई। उसके बाद हम गए कि पैरेलल लिमिट ऑन स्फेरिकल कैपेसिटर। क्या मतलब है, समझते हैं इसको। पैरेलल लिमिट ऑन स्फेरिकल कैपेसिटर का मतलब है कि जैसे आपको दो स्फीयर्स दिए गए हैं, इस तरह से दो स्फीयर्स आपको दिए गए हैं, लेकिन उनका एरिया काफी बड़ा है और उनके बीच का सेपरेशन बहुत कम है। एक का रेडियस आर है और एक का आर प्लस डी, लेकिन हमें ये दिया गया था कि d बहुत ही छोटा है एज कंपेयर टू r। मैं अभी यूज करवा के दिखा दूंगा आपको क्वेश्चन में कैसे यूज करना है। तो सबसे पहली बात, आप बड़े आसान तरीके से लिख सकते हैं इसका कैपेसिटेंस, वो इतना बड़ा बड़ा फॉर्मूला नहीं। आप डायरेक्ट इसको रिप्लेस करो दो प्लेट से और दोनों का एरिया ले लो ए कितना है हमारा, कोई भी एक प्लेट का उठाओ, बराबर सही है, कोई खास डिफरेंस पहली रेडियस में। ए निकाल लो, एक का एरिया डिवाइड बाय उनके बीच का सेपरेशन। कैसे आया वो यहां हमने करके दिखाया कैसे आया। सी का ये फॉर्मूला होता है आपका कैपेसिटेंस का, इस कंसेंट्रिक स्फीयर वाले का, ठीक है। R1 आपका है R और R2 है R प्लस डी। तो R1 की जगह मैंने R रखा और R2 की जगह R प्लस डी। तो R2 माइनस R1 कितना बचा यहां से? डी। तो डिवाइड बाई आ गया डी उनके बीच का सेपरेशन था। अच्छा, R प्लस डी को मैं लगभग R लिख सकता हूं क्योंकि R बहुत बड़ा था। R अगर बहुत बड़ा है तो ये R लिखती, आर स्क्वायर बना, एप्सिलॉन नॉट अलग कर लो, 4 पाई R स्क्वायर। तो ये वो जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हम पढ़ने वाले हैं आगे, तो उसी तरह का फॉर्मूला आ गया। इसमें टाइम वेस्ट होता है, इसमें फटाफट आ जाएगा। समझ आया क्या क्या है पैरेलल लिमिट? यस सर। ठीक है। अब एक दो सवाल लें हम इन पे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे। यस सर। भाई हो गया, नोट हो गया सभी का? ठीक है, मैं मिटा रहा हूँ। निखिल आप जी बाद में कर लेना नोट, स्क्रीनशॉट ले लो या तो जैसे भी होगा। हो गया? यस सर। ठीक है। अब देखो अगली चीज, एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं। आपको वही दो कंसेंट्रिक मेटालिक स्फीयर्स आपको दे दिए। एक का रेडियस मान लो 900 मीटर है, एक का रेडियस 1800 मीटर। दोनों के रेडियस हमने ये लिए, बड़े बड़े स्फीयर है, 900 मीटर और एक का रेडियस है 1800 मीटर। ये रेडियस है ये पूरे, R2 एंड R1। बीच में वही एयर या वैक्यूम है, फाइंड सी। ये तो जस्ट एक बार आप फॉर्मूला लगा के दिखाओ, जस्ट वैल्यूज पुट करके फॉर्मूला लगा के दिखाओ कि क्या वैल्यू आ रही है। माइक्रोफेराड में बताना कितने माइक्रोफेराड। C इज हाउ मच माइक्रोफेराड, ये बताना आपको। सोल्व कैसे करते हो वो भी देखना है।
चलिए मैं बताता हूँ सोल्व कैसे करना है। आपका फॉर्मूला क्या है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2, नीचे क्या आएगा बोलो इस केस में, बोला करो भाई फटाफट, क्या आएगा नीचे, 7 प्लस आएगा कि माइनस, बस मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, माइनस माइनस R2 माइनस R1। अच्छा आप देखो वैल्यू कैसे, अब 0.2 माइक्रोफैराड। हाँ ठीक है, 0.2 माइक्रोफैराड इज द राइट आंसर। एक बार इधर ध्यान दो, आपको पाई और एप्सिलॉन नॉट की अलग अलग वैल्यू नहीं पुट करनी है। आपका के होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को आप 1/k लिख सकते हैं, यानी कि 1/9 गुना 10 की पावर 9। समझ आया? हाँ जी क्लियर है ये? ठीक है, ये पूरा एक साथ ऐसे कर लेना है, इंटू R1 इंटू R2, तो 900 इंटू 1800, और अपॉन R2 माइनस R1 करोगे तो ओनली कितना बचा, 900 ये बचा। ठीक है, ये देखो 18/9 2 गुना, ये ऊपर गया 10 की पावर -7 फैराड, -6 रखना है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 0.2 इंटू 10 पावर -6 फैराड, और यह आपका बना 0.2 माइक्रो फैराड। बताओ ये आ गया समझ कैसे यूज करना चाहिए फॉर्मूला? हो जाए नोट तो बताना, अगले पे चलेंगे फिर। यस सर। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं। ए लार्ज मेटालिक स्फीयर, देखो किसी का न्यू है तो आप नोट कर लो, मैंने मिटाया नहीं, मैं ऊपर क्वेश्चन लिख रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए लार्ज मेटालिक स्फीयर ऑफ सरफेस एरिया 100 किलोमीटर स्क्वायर। अच्छा मुझे यहीं पे एक बात बताओ, क्या किलोमीटर स्क्वायर लिखने के लिए किलोमीटर पे ब्रैकेट लगानी पड़ेगी या कोई जरूरत नहीं है ये लिखने के लिए? बताओ। नहीं, ब्रैकेट लगानी पड़ेगी। नहीं, इसका मतलब बड़ा, देखो जिनको लग रहा है ब्रैकेट लगानी पड़ेगी, इसका मतलब वो डर रहे हैं, उन्हें ये डर है कि कभी किलो बाहर ना रह जाए और मीटर पे लग जाए ना। यहाँ किलो अलग नहीं है, ये अगर ये यूनिट अलग होती ना, मैंने आपको ये बताया यूनिट अलग हो तो बीच में स्पेस देना होता है, बताया होगा ये कभी तो। अगर ये प्रीफिक्स है तो ये इसके साथ ही जुड़ा हुआ है, आपको ब्रैकेट लगा के साथ करने की जरूरत नहीं, अपने आप साथ है। स्क्वायर आएगा तो दोनों पे है, ठीक है, इस पे कभी ब्रैकेट नहीं लगानी, ये आपका डर ही दिखा रहा है वहां पे और कुछ नहीं। तो लार्ज स्फीयर ऑफ मेटालिक स्फीयर ऑफ सरफेस एरिया 100 किलोमीटर स्क्वायर is surrounded by a concentric metallic shell distant 2 मीटर अपार्ट। इसके बाहर एक मेटालिक सेल लगा दिया जो कि इससे 2 मीटर दूर है, ठीक है। वही सवाल वही है जो पहले था, फाइंड सी। ये भी माइक्रोफेराड में देना, माइक्रोफेराड में आप आंसर देना।
आया कि नहीं आया बताओ। मैं आंसर लिख देता हूं 442.5 माइक्रोफैराड। यस सर। अच्छा इस बार क्या ये फॉर्मूला लगाना है कि कौन सा लगाना है? C इक्वल एप्सिलॉन नॉट A बाई D। हाँ, पैरेलल लिमिट वाला आपके फॉर्मूला दिमाग में आना चाहिए कि C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D। अक्सर ये नहीं आता बच्चों के दिमाग में, वो और ही कैलकुलेशन में लग जाते हैं क्योंकि वर्ड ही आ रखे हैं स्फीयर। पर हमने ये लगाया एप्सिलॉन नॉट कितना होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अच्छा एरिया जितना एक का है उतना ही ऑलमोस्ट दूसरे का होगा। 100 और किलोमीटर का स्क्वायर तो 10 की पावर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3 का भी स्क्वायर। और डी आपको दिया है 2, तो 2 से कटेगा तो ये तो आएगा 4.425। अच्छा ये बन के माइक्रो बन गया, -12 और 6 -6 माइक्रो बन गया। तो ये आपका अल्टीमेटली आंसर यही बच जाएगा क्योंकि ये 100 बचा है, 100 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 442.5 आ जाएगा। आप बताओ क्या ये दोनों के दोनों फॉर्मूले आपको यूज करने आ गए कि नहीं? ठीक है। तीसरा पार्ट, तीसरा सवाल मतलब इस तरह से जो हम ले रहे हैं, कर लो आप, नोट कर लो, मैं केवल इसीलिए रुका हूं, अगर हो गया है तो बता देना। हो गया सर। ठीक है। अच्छा तीसरे पे जाने के लिए मैं आपको ये बता दूं, अगर ऐसे कभी भी यूं आए कि दो कंसेंट्रिक सेल्स हैं, एक का रेडियस R1 है, एक का रेडियस R2 है, लेकिन इसमें बीच में कोई मीडियम भरा हुआ है, दिस इज ए डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक कंडक्टर होता है कि नॉन कंडक्टर होता है? कंडक्टर। नॉन कंडक्टर। या डाइलेक्ट्रिक ये होते हैं जैसे पेपर हो गया, प्लास्टिक हो गया और कुछ इस तरह की चीजें। डाइलेक्ट्रिक वो मटेरियल है जो नॉन कंडक्टर है। देखो मैंने आपको जब चैप्टर कूलम्स लॉ स्टार्ट किया तब भी बताया होगा डाइलेक्ट्रिक वर्ड क्या है। डाइलेक्ट्रिक वो मटेरियल है जो नॉन कंडक्टर्स हैं, करंट फ्लो चार्ज फ्लो नहीं करवाते हैं, लेकिन हल्का फुल्का उनमें इंडक्शन हो जाता है। क्या नहीं बताया था मैंने कि कंडक्टर ही अगर हुआ तो उसका तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनफाइनाइट होता है। और कुछ होगा नॉन कंडक्टर टाइप कोई डाइलेक्ट्रिक है तो उनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है के, जो 1 से बड़ा होता है। फैराडे का फॉर्मूला याद आ गया, इंड्यूस्ड चार्ज Q × 1 - 1/K। यस सर, मैं कल लिखवाया था। हाँ तो ये मान लो इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये स्टैंडर्ड के होता है, 1/4πε0 नहीं। इसको एक और भी सिंबल हमने दिया था εr, रिलेटिव परमिटिविटी, याद है ना। मान लो यहां बीच में आपने दोनों के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया, तो एक चीज आप ये याद रखें, जब भी कभी मीडियम आता है तो एप्सिलॉन को हम एप्सिलॉन × εr से रिप्लेस करते हैं, याद है ये। जब भी कभी मीडियम आता है हम एप्सिलॉन को एप्सिलॉन × εr से रिप्लेस करते हैं, तो इसका कैपेसिटेंस बन जाएगा 4πε0 है, तो एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन × εr आएगा तो मतलब k से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब k टाइम्स 4πε0 R1 R2 अपॉन R2 - R1। एक काम करो, इसके ऊपर एक क्वेश्चन नंबर डाल लो एनसीईआरटी का, जो कौन सा था 29 आपने किया था अभी। यस सर। क्वेश्चन नंबर 30 डाल लो, एक अच्छा सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 2.30 पेज नंबर 91 है, एनसीईआरटी पेज नंबर 91। इसके 2-3 पार्ट है तो हम इनको लेके चल रहे हैं अभी। तो ये कहता है कि एक स्फेरिकल कैपेसिटर है, इनर रेडियस दे दिया, आउटर दे दिया, अर्थिंग वर्थिंग कर रखी है, चलो उसको छोड़ो अभी। इनर स्फीयर पे एक चार्ज दे रखा है 2.5 माइक्रोकूलम,
स्पेस बिटवीन द कंसेंट्रिक स्फीयर्स इज फील्ड। वैसे मैं आपको अर्थिंग पढ़ा चुका हूँ, अर्थिंग की वजह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना है, क्लियर है ना वो। अगर अंदर वाले पे 2.5 दिया है तो बिल्कुल अंदर 0 होगा, उसकी आउटर सरफेस पे आएगा 2.5, बाहर वाले के अंदर आएगा -2.5, और बाहर कितना आएगा अर्थिंग से आप निकाल सकते हो। यस सर। निकाल लेना वो 0 आएगा। वो तो एक तब आता है जब बाहर कोई और भी आ जाए, यहाँ तो 0 ही आएगा, आप निकाल लेना अपने आप। तो सुनो ये हो गया डिटरमाइन द, लेकिन इसमें एक और चीज है, जो स्पेस बिटवीन द स्फीयर्स है उसमें एक लिक्विड भरा हुआ है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना दिया है सवाल में, कितना के इधर रखा है क्या, बताया नहीं क्या। अरे जो बुक में पढ़ो ना, आप कहाँ से बोल रहे हो, क्वेश्चन नंबर 30 में 32 दिया है ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल दिया 32। तो फर्स्ट पार्ट डिटरमाइन द कैपेसिटेंस ऑफ द स्फीयर, कर दोगे ये फॉर्मूला लगाना, कर दोगे। यस सर। सेकेंड पार्ट व्हाट इज द पोटेंशियल ऑन द इनर स्फीयर। तो देखो मैंने आपसे कहा था कि जब एक प्लेट पे Q होता है और दूसरे पे -Q होता है तो चार्ज स्टोर्ड Q ही हो जाता है। या फिर अंदर वाले पे अगर Q दिया है, बाहर से कुछ भी हो, कनेक्ट करने पे सारा कहाँ जाना होता है, बाहर जाना होता है। तो जो ट्रेवल करता है वही तो चार्ज स्टोर होता है। तो क्या चार्ज स्टोर्ड ऐसे केस में डायरेक्ट नहीं दे रखा इन्होंने, समझ आया क्या। अंदर वाले पे जो चार्ज दिया ज्वाइन करने पे वो सारा चार्ज ही ट्रेवल करके जाना है। तो चार्ज स्टोर्ड क्या हम सीधा लिख सकते हैं क्या, जो चार्ज अंदर वाले पे दिया वही। यस समझ आ रहा है ना, यूं तुक्का नहीं है कि भाई एक चार्ज दिया तो वो उठा दिया। हमने पढ़ा था कि अगर ऐसे कंसेंट्रिक स्फीयर आएंगे तो जो चार्ज अंदर वाले पे है ज्वाइन करने पे वही फ्लो होना है, तो दैट इज द चार्ज स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर। तो Q दे रखा है, C आपने फर्स्ट पार्ट में निकाल लिया, तो बताओ सेकंड पार्ट आ जाएगा पोटेंशियल ऑफ इनर स्फीयर कैसे आएगा, बताओ। ये करना है पूरा आपको क्वेश्चन। ये तो आपका A पार्ट हो गया, B पार्ट कैसे लोगे, ऐसे करना होगा। B पार्ट चार्ज स्टोर्ड दैट विल बी Q ऑन इनर, क्योंकि हम जानते हैं कंसेंट्रिक में ऐसा ही होता है, और वो दे रखा आपको। हाँ जी बताओ। 1/k नहीं होना चाहिए। क्यों 1/k क्यों होना चाहिए, ये कौन सा K है भाई, ये कौन सा K? अरे यार ये कौन सा K है, ये K है एप्सिलॉन r। वही तो फिर जहां एप्सिलॉन आता है, एप्सिलॉन की जगह क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन इनटू कूलम्स लॉ आप लगाते थे। वैक्यूम में होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन, मीडियम में क्या होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन r आता था। यस सर। तो एप्सिलॉन के साथ एप्सिलॉन r मैंने बाहर लिख दिया, वो सिंबल उसको K दे रखा है, ठीक है ना। और कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ इसमें। अच्छा बी पार्ट सुनो, चार्ज स्टोर्ड दैट इज Q इनर, क्योंकि यही ट्रेवल करके जाता है। इसमें कोई डाउट तो नहीं बचा है ना किसी को। नो सर। यहां से आप लिख लेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। आप बताओ C की डेफिनेशन क्या थी, कल जो पढ़ी थी आपने C की डेफिनेशन बताओ। Q अपॉन V, तो वहां से V कितना आ गया, Q अपॉन C आ गया। यस सर। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस होगा Q इनर जो आपको दिया है, क्योंकि यही ट्रेवल करेगा, डिवाइडेड बाई C जो आपने कैलकुलेट किया। बताओ ये आ गया यहां तक। अब पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होगा V इनर माइनस V आउटर दैट इज इक्वल टू Q इनर अपॉन C। और आउटर की कर रखी है अर्थिंग, तो अर्थिंग की वजह से कितना होगा V आउटर 0। तो मुझे V इनर ही निकालना था इस सवाल में B पार्ट में, तो अब V इनर आपका आ गया। ये मैं विदाउट वैल्यूज कर रहा हूं, आप पूरा करेंगे विद वैल्यूज। समझ आया कि नहीं B पार्ट बताओ। बस मैं बार बार ये पूछना चाह रहा हूं कि ये क्लियर है क्या, ये Q इनर क्यों लिया है। ठीक है। ठीक है
आउटर पे कुछ हो ना हो यही जाना है। अच्छा तीसरे पार्ट में क्या पूछा है उस पे आओ। अब ये कहता है कि अगर मान लो एक ही कैपेसिटर होता ना, सॉरी एक ही प्लेट होती, दूसरी प्लेट ही ना होती, तो आप निकालो। तो सी पार्ट को हम एक टॉपिक की तरह लेके चलें। देखो ये क्वेश्चन नंबर डला रहने दो, अच्छा पार्ट है ये। एनसीईआरटी पेज नंबर भी लिख के रखो, डायग्राम बना के रखो, और ये सब ए पार्ट, ये सब हमारा हो गया ए पार्ट, ये हो गया बी पार्ट। अब सी पार्ट में अलग से एक हेडिंग डाल दो। पहले ये बताओ ए और बी नोट हो गए? यस सर। कर लो, अगर नहीं हुआ है तो कर लीजिए आप नोट, फिर मैं सी पार्ट पे आता हूं। सी पार्ट डाल के और हेडिंग ये डाल देना कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फीयर। कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फीयर। अभी मिटा दूं क्या ये बताओ, ए और बी पार्ट? यस सर। ठीक है। देखिए अगर मान लो आपको बस एक ही स्फीयर दिया हो, दूसरा दे ही ना रखो। हमने तो पढ़ा था कैपेसिटर कोई ऐसी अरेंजमेंट होती है जिसमें दो कंडक्टर्स आप लेते हैं और यूजुअली उन पे चार्ज कितना मानते हैं, Q1 Q2 या Q और माइनस Q? Q माइनस Q। ऐसा क्यों? इसका क्या फायदा होता है? सुनो, कैपेसिटर मैंने कहा था कैपेसिटर एक ऐसी चीज है जो एनर्जी स्टोर कर सकता है। एनर्जी कैसे? चार्ज स्टोर कर सकता है। अगर मान लो सिंपल एग्जांपल लो, दो प्लेट्स, इन्होंने चार्ज स्टोर किए, तो दो प्लेट्स के बीच में एक फील्ड होगा एक से दूसरी प्लेट की तरफ, होगा कि नहीं? एक चार्ज प्लेट है दूसरी चार्ज प्लेट है तो यस सर। और फील्ड में एनर्जी स्टोर होती है जिसकी डेंसिटी होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, पढ़ा है हमने। यस सर। तो एनर्जी उतनी ज्यादा होगी जब ई ज्यादा होगा। ई ज्यादा कब होगा? एक तो मैं इस पे भी पॉजिटिव चार्ज कर दूं, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज कर दूं, तो क्या दोनों के फील्ड एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहे होंगे? तो उस ई को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक जितना पॉजिटिव दिया जाता है दूसरा नेगेटिव, ताकि दोनों के फील्ड ऐड हो जाएं और ई स्ट्रॉन्ग हो जाए। समझ आया? Q माइनस Q लेने का ये फायदा है, प्लेट वाला मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, बाहर फील्ड जीरो हो जाता है तो सारी एनर्जी इनके बीच में स्टोर हो जाती है। तो ये कुछ एक लॉजिक होता है इसके पीछे। चलिए अभी सुनो, अब फिर ये क्या आ गया, कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फीयर। अगर आइसोलेटेड स्फीयर कहीं आए तो इसका मतलब आपको ये मान लेना है कि एक और भी स्फीयर है जो हमें दिख ही नहीं रहा है। भाई आइसोलेटेड स्फीयर का चार्ज, मान लो आपने इस पे कोई चार्ज दिया Q, तो उसका फील्ड कहां तक पहुंचता है? कहां तक पहुंचता है उसका फील्ड? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट तक। यानी कि आप ये मान के चलो कि जो दूसरा कैपेसिटर है, कैपेसिटर नहीं, जो दूसरी प्लेट है कैपेसिटर की, वो आ भी नहीं पा रही है बोर्ड पे। यानी कि आपको ये मानना है कि अगर आपको एक ही R रेडियस का स्फीयर दिया था तो टेक R1 इक्वल टू R एंड R2 टेंड्स टू कितना लेना होगा? इन्फिनिटी। क्या समझ आया कि नहीं आया ये पॉइंट? देखो कैपेसिटर वो अरेंजमेंट है जिसमें दो प्लेट्स के बीच में फील्ड होगा, दो प्लेट्स के बीच में, इसका फील्ड इन्फिनिटी तक है, तो इसकी दूसरी प्लेट कहां है? इनफाइनाइट रेडियस की होगी। हाँ जी भाई, क्लियर है सभी को? ठीक है। अब देखो, अब मैं आगे बढ़ता हूं। फॉर्मूला 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1। अब ऐसे तो देखें तो ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन गई। ये जो C है ये बन गया इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। कैसे? ऊपर R2 इनफाइनाइट है तो प्रोडक्ट में है तो इनफाइनाइट, और नीचे R2 में से कुछ R1 घटाओ ना घटाओ एक ही बात है, वो भी इनफाइनाइट।
तो इसको कैसे हम लिमिट कैसे कैलकुलेट करें? दरअसल ये जो C बना है ये C यही है, लेकिन इस C में ये कंडीशन लगी हुई है कि लिमिट R2 टेंड्स टू इंफिनिटी। कैसे करें इस लिमिट को सोल्व? लिमिट तो आप यार आराम से कर ही देते हैं सोल्व। बताओ, बहुत आसान है। या तो आप यूं कर लो, टेक R2 माइनस R1 नियरली इक्वल टू, कितना लिख सकता हूं मैं इसे? R2 बहुत बड़ा है, तो R2 माइनस R1 को मैं नियरली क्या लिख सकता हूं? R2। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1, दैट इज नियरली इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 और अपॉन R2, और ये लो जो दिक्कत दे रहा था वो कट गया, R2 से R2 कट गया। या फिर एक तरीका ये होता है, इस R1 R2 को नीचे ले आओ, अलग अलग डिवाइड कर दो, 1 बाई R1 1 बाई R2 बनेगा, 1 बाई R2 को 0 कर दो, उससे कर लो, बात एक ही है। तो ये जो आपका C बचेगा ये आया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, और R1 कितना है आपका? R1 कितना है? R। तो हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया कि आइसोलेटेड स्फीयर का जो कैपेसिटेंस होगा दैट विल बी इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। आइसोलेटेड स्फीयर का कैपेसिटेंस होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। समझ आया कि नहीं? ठीक है। और आप इसको कैलकुलेशंस के लिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को लिख सकते हैं 1 बाई छोटा के 9 गुणा 10 की पावर 9। तो फॉर न्यूमेरिकल्स आप इसको यूं भी ले सकते हैं R बाई के। और अब आप तीसरा पार्ट खुद सोल्व करेंगे यहां से। कर लोगे कि नहीं बताओ? हो जाएगा सर। तो ये नोट कर लो फटाफट, कुछ बचा है तो। हो गया? यस सर। ठीक है। अब मैं यहां पे एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं। एक बार बताओ, स्फेरिकल कैपेसिटर चल रहा है, आज कोई दूसरा कैपेसिटर स्टार्ट ही नहीं हुआ है अभी तो। हाँ, उसमें एक पैरेलल लिमिट जरूर आई थी, वो पैरेलल प्लेट वाले में फॉर्मूला आएगा उस तरह का। क्या समझ आ गया स्फेरिकल कैपेसिटर के सारे केसेस? ठीक है। और ये 30th क्वेश्चन आपको पूरा करना घर पे विद वैल्यूज। आप एक सवाल और लिखें। आप मुझे बताओ, अर्थ कंडक्टर है कि नॉन कंडक्टर? कंडक्टर है ना, बहुत अच्छा कंडक्टर, एक दिन पहले भी बताया था आपको। तो आप एक सवाल ये लिखिए कि एज्यूमिंग द अर्थ to be a spherical capacitor, of radius 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर। Assuming the earth to be a spherical capacitor of radius 6400 kilometer, find its capacitance in microfarad. Find its capacitance in microfarad. अभी मत करना कैलकुलेशन, कल कर लेना, अभी छोड़ो इसको। सर एक बार फिर से रिपीट करना। Assuming the earth to be a spherical conductor,
Assuming the earth to be a spherical conductor of radius 6400 kilometer, kilometer, find its capacitance. उसकी कैपेसिटेंस क्या होगी ये आपको निकालना है इन 700 के करीब। कितनी आ रही है? 700 के करीब आ रही है। हाँ ठीक है, कैपेसिटेंस इन माइक्रोफेराड में। चलो आपको बता देता हूँ, जैसा मुझे जो याद है, कोई मेरे पास कहीं लिखा हुआ नहीं, लेकिन जो मुझे याद है अर्थ की कैपेसिटेंस लगभग इतनी आती है 711 माइक्रोफेराड। आप इसका आंसर लिख लो 711 माइक्रोफेराड और आंसर वेरीफाई कर लेना इस फॉर्मूले से R/K से। ये K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं है, K क्या चीज है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब आप मुझे बताओ कि आपको स्फेरिकल कैपेसिटर समझ आ गया है क्या पूरा? यस सर। तो चलिए नेक्स्ट, क्योंकि डिटेल में जब हम जाएंगे ना बहुत सा मैटर पढ़ेंगे, वो होगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसकी एक झलक मैंने आज आपको दी है, जिसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया है। तो ऐसे ही अब हम स्टार्ट करते हैं सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तो आज का नेक्स्ट टॉपिक लगा लो एक तरह से। वैसे कैसा लग रहा है चैप्टर? जैसे आप दूसरी क्लास है, कैसा लग रहा है चैप्टर? समझ आ रहा है ढंग से? यस सर, ये चैप्टर अच्छा है। अरे ये कॉन्सेप्चुअली बहुत स्ट्रॉन्ग चैप्टर है, पीछे वाले चैप्टर्स के मुकाबले बहुत स्ट्रॉन्ग चैप्टर है ये कॉन्सेप्चुअली। एक्चुअली उनमें क्या होता है, एक फर्क है। वो चैप्टर्स वो हैं जो आप पोटेंशियल, फील्ड, ये थोड़ा थोड़ा 10th में भी आ चुका होता है, आता है कूलम्ब्स लॉ या फोर्स या पोटेंशियल या यस सर, है ना, थोड़ा बहुत 10th में आ चुका होता है। फ्लक्स ऐसा होता है जो आप ग्रेविटेशन में भी पढ़ के आए होते हैं +1 में, थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ लिया होता है, ठीक है। गॉस लॉ एक आसान सी चीज थी, लेकिन कैपेसिटेंस हमारी जरूरत की चीज है। कैपेसिटेंस एक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है, हमारी जरूरत की चीज है। तो पहले ही टॉपिक में इसने काफी कुछ सिखाया है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। इसमें बस एक ही अरेंजमेंट हम लेंगे। मान लो जैसे दो लॉन्ग सिलेंडर्स हैं, दोनों कोएक्सियल हैं, कंसेंट्रिक नहीं, कोएक्सियल। कोएक्सियल मतलब सेम एक्सिस के पास। हाँ, ये दोनों का जो मिडल एक्सिस है ये बीच में से सेम है। मान लो एक का रेडियस है R1, एक का रेडियस है R2 और ये इनकी लेंथ है L। ये एक कैपेसिटर है, इस पे चार्ज स्टोर करके आप एनर्जी स्टोर कर रहे हो। अगर इसके टर्मिनल्स बोले जाएं तो एक टर्मिनल ये वाला कंडक्टर है और एक टर्मिनल ये वाला कंडक्टर है, वो चीज आप कहीं बनाओ। दीज आर टू कोएक्सियल मेटालिक सिलेंडर्स, कंडक्टर है ये। दीज आर टू कोएक्सियल मेटालिक सिलेंडर्स। अब आप करना वही है, चार्ज देना होगा। आपका मन करे Q1 Q2 दो, मन करे Q और -Q दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। थोड़ा आसान बनाने के लिए, क्यों हमने एक चीज तो कल कंफर्म कर ली ना कि आप Q1 Q2 दो चाहे Q और -Q दो, आंसर सेम आ रहा है। मान लो मैं इस पे चार्ज देता हूं, सपोज मैंने बोला कि भाई कैपेसिटेंस निकालने के लिए मैंने अंदर वाले पे Q चार्ज दिया और बाहर वाले पे कितना दिया, -Q। कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने के लिए मैंने ये चार्ज दिया, और ये चार्ज देने के कारण जो पोटेंशियल डिफरेंस बना अंदर और बाहर में, कितना बना, V। तो C कितना हो जाएगा, C कितना हो जाएगा, Q/V हो जाना है। क्यों पर? पहली बात, इसका फॉर्मूला जो आप याद रखेंगे, 2 पाई एप्सिलॉन इंटू लेंथ L
वहां एरिया होता था, यहाँ लेंथ होगी 2 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन लेंथ, और वहां नीचे एक मीटर वाली टर्म थी, यहाँ डायमेंशनलेस टर्म होगी। डायमेंशनलेस टर्म होगी ln ऑफ r2 बाई r1। ln का मतलब हमें पता है log टू द बेस, बेस कितना e। ठीक है, सबसे पहले तो अपना ये फॉर्मूला डालिए इसमें ताकि ये हमें याद भी रहे। 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l ln ऑफ r2 बाई r1। अब एक बार आप इसके प्रूफ पे हम आ रहे हैं अभी। एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 32 पे आप आइए, पेज नंबर 91, क्वेश्चन नंबर 32। पेज नंबर 91, क्वेश्चन नंबर 32। बताओ क्या इसी पे बेस्ड है कि नहीं, बताओ पढ़ के एक बार। यस सर, इसी पे है। कर लोगे घर से? यस सर। ये एंड इफेक्ट इग्नोर करो, वो सब हम लेते भी नहीं है कि एंड पे बेंड हो जाती है लाइनें, वो हम नहीं लेंगे। वो हम बीच बीच का पार्ट लेते हैं। वो कहाँ काम आएगा? इसके फॉर्मूले में, प्रूफ में काम आता है। अभी कर रहे हैं इसका प्रूफ, तो ये अपना खुद करना। अच्छा, लॉग की वैल्यू कैलकुलेटर से कर लेना, या अपने किसी भी मेथड से आप देख लेना। क्वेश्चन आएगा तो वहां लॉग दिया होगा कि लॉग की ये वैल्यू। ठीक है, ये करके देखना ये वाला सवाल। तो अब बात आती है कि प्रूफ, तरीका तो वही है, तरीका तो वही है जो सेम जो आपने पहले पढ़ा था। सबसे पहला स्टेप करें ना, स्टार्ट है ना टाइम। सबसे पहले हम क्या निकालते थे बताओ? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस V। अब स्फीयर में तो हम क्या कर रहे थे, एक बार V1 निकाला, एक बार V2 निकाला, घटा दिया, इस तरह से हम किया करते थे। यहां पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकलेगा, यहां पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकलेगा, उसका तरीका क्या होगा? तो पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप यहां से किसी भी r रेडियस पे जाते हैं, वहां फील्ड कितना होगा, E निकाल के E और V के रिलेशन से पोटेंशियल डिफरेंस निकलेगा। E निकाल के E और V के रिलेशन से पोटेंशियल डिफरेंस निकलेगा। तो आपने क्या किया, R दूरी पे जाके कैसे करें बताओ आप? अच्छा चलो एक और चीज मैं बताता हूँ। क्या आपको ये याद है कि एक लॉन्ग लाइन चार्ज का R दूर कितना फील्ड होता था? एक लॉन्ग लाइन चार्ज का 2 के लैम्डा बाई आर। वो सेम इसका होगा, बस फर्क क्या है, कैसे होगा सुनिए। आप एक गॉसियन सरफेस मानिए, एक गॉसियन सरफेस मानिए जो r डिस्टेंस से पास हो रही है। ये कर्ड सरफेस, ऊपर और नीचे पाई r स्क्वायर के दो ढक्कन ढक दिए, समझ रहे हैं? हाँ भाई, बन गई है गॉसियन सरफेस। ठीक है, मैं ये निकालना चाहता हूं कि r डिस्टेंस दूर E कितना होगा, इधर कितना होगा, या यूं कहें यहाँ ये पॉइंट है तो इधर कितना होगा, मैं ये निकालना चाह रहा हूँ सबसे पहले। फिर मैं E से V निकालूंगा। तो आप फ्लक्स दो तरीके से निकालो। बाई डेफिनेशन देखो तो मैं सीधा लिखता हूं, बाई डेफिनेशन E इंटू 2 पाई आर एल। क्या समझ आ गया? L नहीं सॉरी, ये लेंथ मान लो x है, जो ब्लू कलर वाली जो आपने मानी है। एक बार ये बताओ, फ्लक्स बाई डेफिनेशन समझ आया क्या, कैसे निकाला है? फील्ड होगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो प्लेन सरफेस का एरिया ऊपर, फील्ड इधर, तो डॉट प्रोडक्ट कितना होगा फील्ड का, E डॉट ds बताओ? 0। और कर्व्ड सरफेस में हर जगह E और ds पैरेलल हो जाएंगे। और ये आपने पहले भी गॉस लॉ की एप्लीकेशन में पढ़ाई की आता है, E इंटू 2 पाई आर एल। समझ आ गया? यस। ये तो था बाई डेफिनेशन, लेकिन बाई गॉस लॉ क्या होगा भाई? इसके अंदर कितना चार्ज है, L लेंथ में कितना चार्ज है अंदर अंदर, Q। L लेंथ में Q चार्ज है, यूनिट लेंथ में कितना होगा, Q बाई L। और X लेंथ में कितना होगा, 2 by L into x। और डिवाइड बाई क्या करना पड़ेगा उसे, एप्सिलॉन से। क्या सभी को समझ आया ना ये?
x से x कैंसिल हो गया है और E आपका निकल के आया है 1/2π/0 दैट इज 2k इंटू Q/L दैट इज लैम्बडा इंटू 1/r। तो ये क्या वो 2k λ/r आ गया कि नहीं बताओ? यस सर। फील्ड निकालना आ गया आपको? वो डायरेक्ट भी आप लगा सकते थे लेकिन गॉस सरफेस से गॉसियन थ्योरम से कैसे आया वो मैंने आपको समझा दिया, 2k λ/r। ठीक है, चले अब इसमें आगे। अब E आ गया तो बताओ पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालें। एक बार मेरे पास E आ चुका है r डिस्टेंस दूर, मैं यहां आया, मैं इधर r डिस्टेंस दूर चल के आया, मेरे पास E आ गया। अब देखो ये पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालें। मैंने माना कि लेट इस जगह पोटेंशियल है V, सपोज यहां का पोटेंशियल है V1 और यहां का पोटेंशियल है V2 और मुझे क्या निकालना है? V का मतलब हम क्या बोल रहे हैं? V1 माइनस V2। हाँ भाई बोलो, यही तो निकालना होगा हमें, V1 माइनस V2। समझ आ रहा है? ठीक है, तो बीच में मैंने कोई पोटेंशियल मान लिया V डैश बोल दिया, यहां पोटेंशियल है V डैश। आप थोड़ा सा और आ गया हो, थोड़ा सा और आ गया हो, मान लो आप आगे R प्लस dr पे, ये एक्सिस से आप R प्लस dr पे चले गए। तो अगर यहां पोटेंशियल V डैश है तो यहां मुझे पोटेंशियल में थोड़ा और चेंज मानना होगा, लेकिन चाहे वो घटे चाहे बढ़े मैं क्या मानूंगा? V डैश प्लस dV। समझ आ रहा है क्या लिखा है? हाँ भाई बताओ, दिख रहा है क्या? ठीक है, अब आप यहां से यहां उतरो, यहां से यहां, लेट दिस पॉइंट बी A, लेट दिस पॉइंट बी B। तो फ्रॉम A टू B अगर आप गए तो मैं ये फॉर्मूला लगा रहा हूं, चेंज इन पोटेंशियल V डैश प्लस dV माइनस V डैश, कितना आ गया? dV इज इक्वल टू माइनस उस जगह का E है E डॉट dr वेक्टर बाहर की तरफ है। ये पढ़ा है ना ये फॉर्मूला हमने, dV इक्वल टू माइनस E डॉट dr। बताओ रिलेशन बिटवीन V एंड E में ये फॉर्मूला पढ़ा है हमने? यस सर। ठीक है, केवल ये फॉर्मूला लगाना है। तो dV इज इक्वल टू माइनस ऑफ E का मैग्नीट्यूड Q/2πε0 Lr, dr का मैग्नीट्यूड है dr, ये इतना सा आप बढ़े हो आगे और dr पॉजिटिव है और दोनों के बीच का एंगल है cos 0 डिग्री। cos 0 आपका होता है 1। तो मेरे पास dV आ गया, मैं इधर लिख दूं dV इज इक्वल टू, मैं बस इस A से B देख रहा था, माइनस Q/2πε0 L इंटू 1/r dr, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स। तो माइनस Q/2πε0 L कॉमन आया, ये बचा इंटीग्रल 1/r dr, ये बचा। अच्छा जी, इसमें लिमिट लगवाओ। आपको अब यहां से यहां जाना है, यहां से यहां 1 to 2। यहां पोटेंशियल कितना है? V1 और यहां पोटेंशियल है V2। तो आप गए हो V1 से V2। अच्छा, और यहां R की वैल्यू कितनी है? फर्स्ट सरफेस पे R कितना है? R1 और सेकंड सरफेस पे R2। तो आपने ये किया तो ये dV बनेगा क्या? V2 माइनस V1 हो जाएगा, V इंटीग्रेशन आके देखो, इंटीग्रल dV V, लिमिट पुट करोगे V2 माइनस V1 और उधर का माइनस इधर उठा के लाओगे तो क्या बन जाएगा? V1 माइनस V2। यही चाहिए था आपको, पोटेंशियल डिफरेंस। बताओ भाई, समझ आया क्या? यस सर। उधर देखो क्या बचा, Q/2πε0 L। अच्छा, 1/r का इंटीग्रेशन क्या होगा? ln r, और उसमें लिमिट पुट करोगे तो ln r2 माइनस ln r1, और ln r2 माइनस r1 को मैं लिख सकता हूँ ln ऑफ r2 बाई r1। लो भाई, एक स्टेप पूरा हो गया, यही था मेन स्टेप। दूसरे स्टेप में तो क्या है कि अगर हम याद ही कर चुके, एक पे Q है एक पे माइनस Q है, तो चार्ज ट्रेवल्ड कितना हो जाएगा? बताओ, चार्ज स्टोर्ड कितना हो जाएगा? Q हो जाएगा। तो सेकंड स्टेप में एक लाइन आप लिख लेना, स्टेप सेकंड, कि इफ वी कनेक्ट बोथ द सिलेंडर्स,
चार्ज विल कंटिन्यू टू फ्लो अंटिल द चार्ज ऑन इनर स्फीयर बिकम्स 0। लिख लोगे ये लाइन वहां पे। इफ वी कनेक्ट बोथ द सिलेंडर्स देन चार्ज विल कंटिन्यू टू फ्लो अंटिल द चार्ज ऑन इनर सिलेंडर बिकम्स 0। सो चार्ज स्टोर्ड कितना हो गया, कितना ट्रेवल करके जाएगा, Q। ठीक है, और तीसरा स्टेप खुद करोगे तो आपका ये आंसर आएगा। बताओ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर समझ आया कि नहीं आया भाई, ये पूरा करके रखना। ठीक है, चलिए अब मैं ऑफ करता हूं क्लास।